नमस्कार मित्रों, जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हो सकता है आपने मुझे पहले भी जयपुर डायलॉग्स पे देखा हो। सच ये है कि संजय दीक्षित जी से मेरे जो संबंध हैं वो शायद इसके जो अधिकतर स्पीकर्स हैं उनसे पुराने हैं। समय समय पे सर ने मुझे पहले भी बुलाया है, परंतु इस बार जब उन्होंने मुझे जो करंट अफेयर्स पे डिस्कशन के लिए जब आमंत्रित करा तो मैंने उनसे एक शर्त रखी, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब सर के अनुभव का व्यक्ति और सर की क्षमता का व्यक्ति मेरे जैसे व्यक्ति से सवाल करे और मैं बातें करूं। तो मैंने सर से इस बार ये शर्त रखी कि सवाल मेरे होंगे और बातें सर करेंगे। तो स्वागत है आपका सर। सबसे पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, लेकिन आज मैं जयपुर डायलॉग्स के दर्शकों की ओर से और टीम से आपको आपका हृदय तल से स्वागत कर रहा हूँ। आप मुझे घेरेंगे आज? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो स्वागत है आपका। घेरने के लिए कोशिश कर लीजिए। तो सर सबसे पहले तो मुझे लगता है जो करंट टॉपिक है, जो कल जो महिला आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में लोकसभा में गिर गया, उसी पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं। तो दो बातें हैं सर। एक तो मुझे ऐसा लगा कि करीब 12 वर्ष के कार्यकाल में ये पहला बिल है जो कि मोदी जी लाए। हो सकता है उसमें से कुछ बिल हैं जो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट कर दिए गए हों, स्टे भी मिल गया हो, परंतु ये पहला बिल है जो सदन के पटल पे गिर गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बिल लाया ही गिरने के लिए था, और जिस कार्य के लिए लाया गया था वही काम जो है वो विपक्ष ने कर दिया। तो मोदी जी तो बड़े प्रसन्न हैं। आपने देखी नहीं कल जो एड्रेस टू द नेशन में उनके कोई आपको दुख दिखाई दिया कहीं से भी? भाई जब दुख वुख उनके होता है तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं, वो कई बार रोते भी हैं। और कल तो वो प्रसन्नता से प्रफुल्लित ही लग रहे थे। और कहा कि भाई मैंने ये इनके ऊपर जाल फेंका, और ये इन्होंने जाल ना केवल थोड़ा दूर ही था इनसे जाल, लेकिन इन्होंने जाल पकड़ा और अपने आप को उसके अंदर लपेट लिया। सर मुझे क्या दिक्कत है? सर विपक्ष का तो ऐसा कहना है कि मोदी जी तो रो रहे थे और विपक्ष बहुत प्रसन्न था। आपने देखा होगा कि उस दिन जब गिरने के बाद जब राहुल गांधी जी बाहर निकले और प्रेस ने उनसे पूछा, तो उन्होंने बिल के गिरने का या महिलाओं के अधिकार उन्हें नहीं मिलने का कोई दुख व्यक्त नहीं करा। उन्होंने कहा कि मोदी का चेहरा देखा। तो आप ये बताएं तो कि आपका ऐसा क्यों मानना है कि कहीं ये विपक्ष का एक प्री मैच्योर एजैकुलेशन तो नहीं हो गया इस मुद्दे पे? अब क्या कहें, और ये तो पता करना पड़ेगा कि भाई अब पोटेंसी चेक तो हमने किया नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जितना ही उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी ना, उतना ही इनको आगे रोना पड़ रहा है। आपको एग्जांपल देता हूँ उसका। एक वीडियो चल रहा है, जिसमें वो तमिलनाडु में अंग्रेज़ी में भाषण दे रहे हैं। जी सर। और जो भी वो अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि उस ट्रांसलेटर को पता है कि ये बात अगर पब्लिक को कही गई तो पब्लिक जो है इसको पसंद नहीं करेगी। तो ट्रांसलेशन जो है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सर, देखा मैंने वो वीडियो। तो वो ऐसा नहीं है कि उसको जो ट्रांसलेटर था वो इनकॉम्पिटेंट था ना, वो ट्रांसलेटर पब्लिक का मूड समझ रहा था। उसको पता था कि इसकी बात ये विमेंस रिजर्वेशन की और इसकी ज़्यादा बात करेंगे और मोदी को घेरने की और मोदी का मजाक उड़ाने का करेंगे तो पब्लिक पसंद नहीं करेगी। तो उसने ट्रांसलेशन में गालमेल कर दिया पूरी तरह से। उनको तो पता नहीं चला, लोगों को पता चल गया। तो लोग अब निकाल के दिखा रहे हैं कि भाई देखिए कि ये जो ट्रांसलेटर है ये भी राहुल गांधी से अधिक समझ रखता है, पॉलिटिकल समझ। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये स्तर हो चुका है अब कि ट्रांसलेटर भी कहता है अरे भैया ये क्या बोल रहा है, मैं ही इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये स्तर हो चुका है सर। बिल्कुल यही है। तो उनको इतनी भी बेसिक समझ नहीं है कि पब्लिक कौन से पॉइंट्स अप्रिशिएट करती है, पब्लिक क्या चाहती है सुनना, और पब्लिक इस मामले में किसको मार्क्स देगी। आज मैं बताऊं आपको, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में सुमंत सी रमन देखते होंगे उनको आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो
कांग्रेस के जाने माने एक्सपर्ट है। जाने माने समर्थक है। हालांकि वो कांग्रेस को वो स्वयं कहते हैं कि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है, लेकिन वो हर मामले पर कांग्रेस का समर्थन करते हैं। जी। और आज उनका भी थोड़ी देर पहले ट्वीट मैंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये AIADMK वाला जो फ्रंट है ये तो अब निश्चित रूप से जीत रहा है, तो इसमें राहुल गांधी का भारी कंट्रीब्यूशन माना जाना चाहिए। ये जिस पर्पज़ के लिए ये लाए थे, जिसका कि शॉर्ट टर्म उद्देश्य जो था वो ममता दीदी की महिलाओं में जो लोकप्रियता है वो उसको एड्रेस करना, या आपके मिस्टर टीवी के जो है वो महिलाओं के बड़े प्रिय माने जाते हैं जी। तमिलनाडु में, उसको कम करना, तो वो शॉर्ट टर्म तो अचीव कर ही लिया और लॉन्ग टर्म भी अचीव कर लिया। लॉन्ग टर्म ये है, लॉन्ग टर्म समझ रहे हैं ना क्या है? पिछली बार उन्होंने हवा में कहा था कि अब की बार 400 पार, तो लोगों ने कहा ये क्यों करना चाहते। इस बार उनके पास कॉन्क्रीट मुद्दा है कि भाई हम इसलिए चाहते हैं। और सर ऑन अ लाइटर नोट, अगली बार तो 400 पार के बिना सरकार ही नहीं बन पाएगी, 850 सीटें हो जाएंगी। अगली बार नहीं हो पाएगी ना सर, अगली बार तो 543 में से ही महिलाओं का कोटा बनेगा सर। लेकिन अब यदि डीलिमिटेशन तब तक हो गया तो, नहीं तो ये होगा कि भाई हम कैसे करें, इन्होंने करने नहीं दिया, हमको तो चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, तो आप 2/3 मेजॉरिटी दो, तब ये मामला बने आगे। सर अब इसी बात पे मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो परिसीमन और डीलिमिटेशन को लेके जो डिस्कशन हुआ, जिसपे कि मतलब ये जो विमेंस बिल जो 2023 में भी पास किया गया था, पारित किया गया था, उसकी भी नेसेसिटी थी कि भाई डीलिमिटेशन तो करना पड़ेगा। अगर उसमें एक बात हो रही थी कि भाई 2011 सेंसस के, क्योंकि अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, सेंसस ऑनगोइंग है, तो 2011 सेंसस के हिसाब से डीलिमिटेशन कर दो। यदि ऐसा कर देते तो साउथ की सीट्स घट जाती, इसीलिए साउथ के स्टेट्स का जो कंसर्न था, तो उसी को एड्रेस करने के लिए ये जो प्रेजेंट बिल लाया गया था उसमें एक अच्छी ऑफर रखी गई कि भाई जो साउथ के स्टेट्स हैं या वेस्ट बंगाल के बेसिकली सारे स्टेट्स जो हैं उनके एक सिमिलर रेशियो में या ऑलमोस्ट सेम रेशियो में सारे स्टेट की सीट्स बढ़ा दी जाएंगी। अब सर देखिए कि जब ये बिल गिर ही गया, और मुझे लगता है कि जो ऑनगोइंग सेंसस है, आज की जो डिजिटल एज है, मुझे लगता है कि 6-8 महीने में ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब डीलिमिटेशन होगा तो मुझे तो लगता है फिर मैंडेटरी हो जाएगा कि भाई पॉपुलेशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि पॉपुलेशन के आधार पे आप डीलिमिटेशन करो। फिर तो साउथ की सीट्स और ज़्यादा घट जाएंगी और नॉर्थ की और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार ली। मैं तो ये जो इनका ऑफर था 50% या प्रोपोर्शनल बढ़ाने का, मैं तो उसके पूरी तरह से विरोध में हूँ। ऐसे क्यों होना चाहिए? आप यूएस का एग्जाम्पल ले लीजिए। कैलिफोर्निया में आज 52 सीट्स हैं, एक ज़माना था उसकी 4 सीटें हुआ करती थी, जस्ट 4। जी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई उसकी सीटें बढ़ती गई, आज उसकी सीटें 52 हो गई। ऐसे ही आपके न्यूयॉर्क की 50 से ज़्यादा सीटें होती थी, आज घट के 39 हो गई, क्योंकि वहाँ के जो डेमोक्रेट्स लगातार आते रहे, उनकी जो मूर्ताएँ थी उसको ले लेके जो पब्लिक जो है वहाँ से आउट माइग्रेट करती रही। इसी तरह टेक्सास की सीटें बढ़ी, तो वहाँ तो हर 10 साल में सीटें चेंज हो जाती हैं। सर और कल मैं एक डेटा देख रहा था, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का भी जो ये जो एक नैरेटिव खड़ा किया, हर 10 साल में नहीं हुआ था, और 5 साल में सीटें चेंज होती। नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो नैरेटिव बनाया जाता है सर, कल मैं 2 स्टेट्स का डेटा स्टडी कर रहा था, तो एक कंपैरिजन था हरियाणा और केरला का। लगभग सिमिलर पॉपुलेशन, लगभग सिमिलर जीडीपी, और केरला में है करीब 20 सीटें और हरियाणा में है करीब 10 सीटें। तो मतलब यहाँ तो अनफेयर हो गया ना एक नदन स्टेट के साथ। इसमें दूसरी बात और भी है, ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना आप, जनसंख्या जनगणना कब से आरंभ हुई? जनगणना आरंभ हुई 1881 से, जी, बल्कि 1871 से आरंभ हुई जी। और हमारे यहाँ जो तथाकथित कास्ट सिस्टम है उसका भी इतिहास जो है वो 1871 से ही आरंभ होता है। तो वहाँ से जब आरंभ हुई तो तब से लेके, और आप ये समझिए कि लगभग 1951-52 तक साउथ की जनसंख्या जो है वो डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ी उत्तर भारत की तुलना में।
उसको कोई अकाउंट फॉर नहीं करता। ये 1951 के बाद में फिर जब चीज़ें यहाँ स्टेबलाइज हुई, यहाँ पे इतनी भुखमरी थी, इतनी गरीबी थी, इतना कुपोषण था, MMR इतना ज़्यादा था कि यहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो कम होती जा रही थी, उधर की स्टेबल थी। वहाँ पे बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ थी, वहाँ पे प्रोग्रेसिव स्टेट्स थी। ट्रावनकोर स्टेट जो है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट्स थी। आज ये जो कहते हैं केरला वाले कि हम सबसे अधिक साक्षर हम प्रदेश हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि 1947 में भी ट्रावनकोर कोचीन जो था वो सबसे साक्षर राज्य हुआ करता था जी। और ब्रिटिश इंडिया जो था उसकी जो टोटल साक्षरता दर थी वो 15-16% थी। और आपके ट्रावनकोर कोचीन इसकी साक्षरता दर 30 के आसपास थी उस समय, और मैसूर स्टेट की साक्षरता दर उस समय 24-25 के आसपास थी। तो ये इस तरह का इनको मिला एक वरदान की इस तरह की प्रोग्रेसिव स्टेट्स थी वहाँ पे। और अदरवाइज़ भी साउथ इंडिया में चूँकि सबसे पहले आए थे अंग्रेज़, तो इनका सिस्टम वहाँ बेटर था, उसका उनको जो फ़ायदा मिला 70-80 साल तक। तो अब जो है जब फ़ायदा नॉर्थ को मिलना आरंभ हुआ तब वो नहीं फ्रीज़ कर दो साहब, फ्रीज़ कर दो। और फ्रीज मैं आया भी गया। कतई इसके विरोध में हूँ। अगर आपको इसको करना है तो आप इसको 1881 से 1871 से लीजिए, तब तो हम मान सकते हैं। ये नहीं है कि साहब की नहीं, इसको तो 1971 से ही हम काउंट करें। तो सर 1971 में साउथ अपनी पीक पे पहुंच चुका था। और तब भाई कोई भी पॉपुलेशन का जो आपका, अगर आप मैल्थ्यूजियन थियरीज भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई पॉपुलेशन एक बार अपनी पीक पे पहुंचती है फिर डिक्लाइन शुरू कर दी। साउथ इंडिया का पीक 1971 में आ गया। बिल्कुल। नॉर्थ इंडिया का पीक उसके 30 साल बाद में आया। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, साउथ इंडिया का पीक जब आया उस टाइम पे फ्रीज कर दो। और फ्रीज बढ़ाया भी गया, एक्सटेंड भी किया गया फ्रीज जी। को। तो ये तो कतई गलत है एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो पॉलिटिकल नुआंस है, भाई मैं तो ये मानता हूँ कि जब 2023 में भी मोदी जी लाए थे ना, तो उनका लॉन्ग टर्म प्लान था। जी। नहीं तो यही काम जो अभी किया है वो 2023 में करते। बिल्कुल। 2023 में भी ये लोग फिर इसी तरह की हरकत करते जी। तब उनका वो जो 400 वाला मांगना था वो जस्टिफाई हो जाता। जी। लेकिन शायद उनको लग रहा था कि 2024 में तो हम वैसे ही ऐसे ही करेंगे, तो 2029 के लिए इसको बचा के रखते हैं। सर तो अब ये 2029 के लिए अगर वो 2/3 मांगते हैं तो वो जस्टिफाइड होगा। तो सर टू कंक्लूड दिस मैटर एंड मूव ऑन, एक मतलब दर्शकों के लाभ के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट आपसे कि भाई मतलब व्हाट वी आर सीइंग इज कि अगर वो सेंसस कंप्लीट हो ही जाता है और उसके बाद डिलिमिटेशन होता है, तो उसके बाद तो प्रपोर्शन मतलब तरीके से जो आप कह रहे हो, फिर उस प्रपोर्शन में पॉपुलेशन के आधार पे ही सीटें बढ़नी चाहिए। और जब वो वंस दैट इज डन, तो अगर ये महिला आरक्षण का बिल री इंट्रोड्यूस करा जाता है तो उसके बाद सर संविधान संशोधन तो चाहिए नहीं होगा, तो सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाएगा ना। देखिए डिलिमिटेशन तो सिंपल मेजोरिटी से ही पास होना है, उसमें कोई प्रॉब्लम है? द डिलिमिटेशन इज डन, ये जो महिला आरक्षण बिल है ये भी तो सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाएगा। मेरा जो अब अनुमान है मैं बताता हूँ आपको। मेरा ये अनुमान है कि मोदी जी अब इसको 2029 से पहले पास ही नहीं कराएंगे। ओके। और या ये हो सकता है एक और इसमें जो है वो मास्टर स्ट्रोक आ सकता है, वो ये है कि ये डिलिमिटेशन ये सब ये सेंसस वगैरह की कार्रवाई पूरी होते ही पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें, लोकसभा को डिसॉल्व कर दें और कहें कि अब हमको 2/3 दो, तब हम इसको लागू करें। सर एक्चुअली क्या है कि अपने तब ये जस्टिफिकेशन रहेगा। जी समझ रहा हूँ आपकी बात बिल्कुल। नहीं तो उसका कॉन्ट्रेरी जो आप जो सोच रहे हैं कि भाई 543 पे ही, क्योंकि जो 2023 का अमेंडमेंट है वो यही कहता है ना कि 2026 का बाद वाले होने के सेंसस के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन के बाद वीमेंस रिजर्वेशन आएगा, उसमें सीट बढ़ाने की बात नहीं है। हाँ। तो यदि वो डिलिमिटेशन बिल ला के और उसको सिंपल तरीके से कर देते हैं जी, तो खाली सीटें बढ़ाने के लिए आप यदि कहें कि हमको 2/3 मेजोरिटी दो, तो वो बात नहीं बनती है। दोनों चीज़ें साथ में जाएंगी, तब फिर वो अपील करेगा कि हाँ भाई
ये विमेंस वाला लाने के लिए इनको ये 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल। सर एक और जो इसमें बात थी, क्योंकि जब आपको याद हो 2024 में ये दुष्प्रचार किया गया था कि भाई ये संविधान बदलना चाहते हैं, तो ये नहीं बता पाए थे कि भाई हाँ हम संविधान बदलना चाहते हैं, ये बदलना क्यों बदलना चाहते हैं, हमको ये लाना है। बिल्कुल। तो फिर उसका ये हो गया कि साहब ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, और वो दुष्प्रचार जो है वो कतिपय लोगों में जो है वो है इफेक्ट भी कर गया, उसका प्रभाव भी डाल गया अपना। सर और मुद्दों की बात करें तो मतलब जो ऑनगोइंग इलेक्शंस हैं देश में, उसमें वैसे तो मोटा मोटी आसाम का इलेक्शन डन एंड डस्टेड ही लगता है बीजेपी का। वो तो केवल वहाँ एक ही प्रश्न है कि 2/3 आएगी कि नहीं आएगी। नहीं सर, एक और प्रश्न है कि खेड़ा का पेड़ा वाला जो इशू है उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। भाई खेड़ा का पेड़ा बनना तो तय है, और खेड़ा का पेड़ा बनना तय इसलिए है कि भाई साहब 2 बार पिट गए, कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से, तो असम जाना तो पड़ेगा ही। अब आपको अगर असम जाना है तो आप कैसे, वहाँ प्रोटेक्शन देगा कौन? और असम में जब कोर्ट ने 2 बार कह दिया कि आपने झूठ बोल के बेल ली, तो क्या गारंटी है कि भाई जो असम हाई कोर्ट है वो इनको प्रोटेक्शन दे देगा? और ये अभी तक गए नहीं हैं, ये मेरे ख्याल से गलती कर रहे हैं। 4 मई के पहले चले जाना चाहिए। 4 मई के पहले चले जाना चाहिए, वरना तो 100% खेड़ा का पेड़ा बनेगा। अच्छा सर, हिमांता जी को देखो आप कि उनने ये और साथ में कह दिया है कि 4 मई के बाद तो कमिश्नर को भी देख लूंगा, इसलिए शायद अभी भी नहीं चाह रहे होंगे कि कमिश्नर को लग रहा होगा आए तो पहले तो इसको उठा के डालो। तो अच्छा, अभी तो खैर एंटिसिपेटरी बेल चाहिए, हाई कोर्ट से चाहिए यदि, तो प्रश्न ये है कि हाई कोर्ट से क्यों चाहिए? एंटिसिपेटरी बेल का तो कायदा है कि पहले आप निचला कोर्ट मूव करो, निचले कोर्ट से रिजेक्ट हो जाए तो फिर उसके हायर कोर्ट में जाओ, और वो भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके लिए खेड़ा को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके वकीलों से काम चल जाएगा। लेकिन यदि फाइनली रिजेक्ट हो गई तो फिर वो कूद के आएंगे सुप्रीम कोर्ट, और उस समय हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ उनका ख्याल कर ले। लेकिन इस बीच में कई सारे गैप्स आएंगे, उन गैप्स में खेड़ा को उठा के उसका पेड़ा बनाने का अवसर तो रहेगा, क्योंकि अभी प्रोटेक्शन तो है नहीं उसके पास। अच्छा सर, कल जब मोदी जी, मेरे ख्याल से वो अभी भी आंध्रा में ही बैठा है, आजकल दिखाई नहीं पड़ रहा। सर मेरा तो इंटरेस्ट इसमें है कि ये सब एक होता है ना सर, अब जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मोदी जी के बारे में भी अलग अलग लोगों की तेलंगाना, हाँ, तेलंगाना सर, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी को कोई उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में भी बोल देता है, पिताजी के बारे में भी बोल देता है, उनकी धर्मपत्नी के बारे में भी बोल देता है। तो लेकिन मोदी जी क्या डजंट गेट पर्सनल, मतलब पर्सनल अटैक उल्टा नहीं करते। उनका थोड़ा ये रहता है कि धैर्य रखो, इसको बुनाओ, अपने आप ही इसका इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है कि पवन खेड़ा ने इस बार गलत आदमी के साथ सोच लिया कि वो भी धैर्य रखेगा। यहाँ मोदी जी ठंडी करके खाते हैं, और उसको लेके लोग जो है ना कई बार भ्रम में आ जाते हैं, और योगी और हेमंता के साथ भी ऐसी गुस्ताखी कर बैठते हैं। इंटरेस्ट 2 लोग धैर्य करके खाते हैं, कम खतरनाक वो भी नहीं है, मोदी जी हैं और एक वो देवेंद्र फडणवीस। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल वो भी बिल्कुल ठंडी करके वो करते हैं। और अमित शाह खैर मोदी जी के तरह ही चलते हैं। बिल्कुल सर। इनफैक्ट मतलब कल जब मैं देख रहा था जो प्रधानमंत्री जी अपनी स्पीच दे रहे थे, तो उसके बाद एक थोड़ा सा, क्योंकि आपका भी ऐसे लोगों से रेगुलर बेसिस पे पाला पड़ते रहता है जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग लुटियंस इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो एक हमारे कोई मतलब पारिवारिक मित्र हैं, तो वही मतलब वो हिंदी में का वार्तालाप भी करना अपनी तौहीन ही समझते हैं। तो वो मतलब अंग्रेज़ी में मुझे समझा रहे थे कि ये देखो मोदी किस तरह से रो रहा है, और मतलब ये क्या, मतलब वो राहुल गांधी है, राहुल गांधी भी आजकल अंग्रेजी में ही स्पीच देते हैं। ये क्या, तो ये क्या अपॉलॉजी है, मतलब बिल्कुल मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो मैंने उनसे निवेदन किया, वैसे तो क्या पारिवारिक संबंध की वजह से मैं उनके काफ़ी वर्षों से झेलते रहता हूँ, लेकिन कल मैंने उनसे निवेदन किया कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब यू आर अंडर अ फॉल्स इम्प्रेशन कि मोदी जी आपसे माफ़ी मांग रहे थे।
मोदी जी आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे थे, उन देश की महिलाओं को एड्रेस कर रहे थे। तो महिलाओं को ही ये अधिकार उनके पास ही रहने दीजिए कि वो इसको मोदी जी की चालबाजी समझते हैं या मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करते हैं। जब समय आ ही रहा है, कई चुनाव आने वाले हैं, उसमें पता चल जाएगा कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो एकदम बिलक गए सर। तो मैंने देखा है सर कि एक ये चीज़ ज़रूर रहती है, जैसे मैंने एक चीज़ देखी है सर कि और इनफैक्ट मैं इसको अपने नेक्स्ट टॉपिक पे ना टेक अप करता हूँ, जैसे जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं सर। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार एक नैरेटिव चलता है कि अरे भाई मोदी जी जब इलेक्शन जीतती है ना बीजेपी, तो मीडिया में, और ये सच भी है, मीडिया में मोदी जी की फ़ोटो दिखाई जाती है। और अभी मतलब जो पिछले प्रेसिडेंट थे नड्डा जी, जब बीजेपी हारने लगती है तो वो फ़ोटो चेंज करके नड्डा जी की फ़ोटो कर दी जाती है। तो ये तो सर मुझे पर्सनली, जो मेरा मीडिया में एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है ये मीडिया अपनी तरफ से चापलूसी में करती है। बट अगर आप देखेंगे कि एक्चुअली मतलब ग्राउंड पे होता क्या है, कि ऑब्वियसली ये तो सबको पता है सर कि बंगाल जैसा इलेक्शन तो डन एंड डस्टेड नहीं ही है, लेकिन वहाँ पे अमित शाह और मोदी दोनों ने जाके अपनी पर्सनल रेपुटेशन एट स्टेक लगाई दी है ना। अमित शाह ने भी कह दिया है कि हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ सर कि वो नहीं, मतलब सर आप दूसरी तरफ देखिए ना, राहुल गांधी जी जब बिहार में रैली करने गए तो पहली के बाद ही वर्ल्ड टूर पे निकल गए उसके बाद तभी आए जब हारना पक्का था। आप तो ध्यान होगा आपको, तो बीजेपी प्रेसिडेंट जो थे वो हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की उसमें प्रचार कर रहे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बीएमसी में नहीं गए क्योंकि वहाँ देवेंद्र फडणवीस सब कुछ मैनेज कर रहे थे, लेकिन जहाँ इम्पोर्टेंट समझते हैं वहाँ पीछे नहीं हटते। ये तो है उनकी जो जिसको बोलते हैं तरबियत, उनके व्यवहार में है, उनकी तरबियत में है। मतलब मैंने देखा दे डोंट शाई, आई थिंक इट इज़ अ यूएसपी कि दे डोंट शाई अवे फ्रॉम मतलब गिविंग इट ऑल। देखी जाएगी बाद में क्या होगा, लेकिन देना तो पूरा ही है। और कांग्रेस का दूसरा है, कांग्रेस का ये है कि भाई किसी भी तरह की क्रेडिट वहीं लेना है जहाँ जीत होने वाली है। किसी भी तरह के डिस्क्रेडिट से फर्स्ट फैमिली को बचा के रखो। तो कहीं अगर ऐसा लगता है कि हार होने वाली है तो उनको भेजो ही मत। मतलब जैसे अभी सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जी केरला में ही घूम रहे हैं क्योंकि बस एक वही उम्मीद दिखाई दे रही है कि भाई आज तमिलनाडु गए तो ट्रांसलेटर नहीं उनकी ऐसी तैसी कर। बिल्कुल बिल्कुल। बट सर मतलब वही मूविंग ऑन टू बंगाल, वहाँ की जो प्रेसिंग इश्यूज़ है, एक एसआईआर के मुद्दे की जो बात होती है सर, उसमें मतलब दो बातें हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि एसआईआर ही गेम चेंजर है, और गेम चेंजर नहीं मतलब दैट इज़ द विनर। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, ममता इज़ टू स्ट्रॉन्ग, एसआईआर से कुछ नहीं होने वाला। बट जो मतलब सम एंड सब्सटेंस इन बातों का जब आप जैसे लोगों को हम लोग सुनते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एसआईआर इज़ बेसिकली एक तरह से द लेवलर, कि मतलब इट ब्रिंग्स बीजेपी इनटू द फाइट, और उसके बाद बीजेपी इस इलेक्शन को कैसे लड़ती है उस पर डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली होने क्या वाला है। बाय एंड लार्ज करेक्ट। देखिए, मैं एसआईआर का जो इम्पैक्ट बंगाल में क्यों ज़्यादा है, आप इसका एग्जांपल लीजिए। तमिलनाडु में लगभग 13.5% गए, 13.2% गए यूपी में, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। मतलब स्टालिन ने भी खाली जो जिसको कहते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव के रस्मी तौर से रस्म निभाने के लिए एक दो बार स्टेटमेंट दे दिए जी। उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ। उनकी जो पूरी मशीनरी थी गवर्नमेंट मशीनरी की तरफ से, उसकी तरफ से कोई फजिंग नहीं हुई, बड़े ही स्मूथली तमिलनाडु में हो गया, केरला में हो गया। अच्छा, केरला में तो यू हैव टू अप्रिशिएट, वहाँ तो केवल 2.6% ही हुए। इसका मतलब ये है कि उनका सिस्टम, अच्छा मैंने केरला में तमिलनाडु दोनों में चुनाव कराए जी। एक बात तो आपको कहनी पड़ेगी, मैं आंध्र तेलंगाना को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश को पॉपुलरली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में बिहार और साउथ इंडिया कहा जाता था। अब तो 2 स्टेट हो गए जी। बिल्कुल। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं ना, ये आपके कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, बड़े फेयर इलेक्शन होते, कोई घपलेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। किसी को केरला में तो 2-4 लोगों से मैंने पूछा
कि ये आपके यहाँ कोई बूथ कैप्चरिंग होती है क्या, उनको पता ही नहीं था बूथ कैप्चरिंग क्या होती, आइडिया ही नहीं था कि बूथ कैप्चरिंग नाम की कोई चीज़ होती। वहाँ लेफ्टिस्ट कार्डर किया करते थे, लेकिन वो उनकी दूसरा तरीका था, वो मोर ऑफ ब्रेन वॉशिंग और ये सब करने की, ये जो बूथ कैप्चरिंग वगैरह वाला जो सिस्टम है वो वहाँ नहीं है। एवरीबॉडी गेट्स टू वोट, और किसी को इस तरह की दिक्कत वहाँ आती नहीं। कम से कम जिन क्षेत्रों में मैं था तो वहाँ पर इट वॉज अनहर्ड ऑफ कि इस तरह की कोई बात हो। तमिलनाडु इज सिमिलर, तमिलनाडु में भी मैंने एज ऑब्जर्वर चुनाव करा है, वहाँ भी तमिलनाडु में भी, तो इसलिए उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बंगाल इज अ टोटली डिफरेंट कप ऑफ टी। तो बिहार जो है दैट यूज्ड टू बी द बैडलैंड्स एक ज़माने में। जी। लेकिन बिहार में क्या था कि बिहार में लालू यादव के टाइम का जो तमाशा हुआ करता था, उस समय दे वर इक्वली पावरफुल कम्युनिटीज अगेंस्ट हिम। बिहार में केक वॉक नहीं थी। बंगाल की अगर आप देखें जो कम्युनिटी मेकअप है, तो हु आर द कम्युनिटीज विद बीजेपी, जनरली जो डाउन ट्रॉडन टाइप के कम्युनिटीज हैं। जी जी। भद्रलोक तो पूरा ममता दीदी के साथ था, मिडिल क्लास एंड जी। अब रिच क्लास तो छोड़ा ही नहीं उन्होंने, ममता दीदी ने वहाँ पे। तो जो सो कॉल्ड जैसे पावरफुल कम्युनिटीज़ है ना, वह क्या भूमियार और ठाकुर और ब्राह्मण, जिन्होंने माओवाद भी झेल लिया, उसके खिलाफ भी खड़े होके उस खूनी रक्त रंजित क्रांति के विरुद्ध उन्होंने रक्त की होली खेल के उनको दबा दिया। बिहार में इस तरह का सिस्टम था। तो वहाँ जो होता था ना, वो दोनों तरफ से होता, जहाँ जो पावरफुल है वहाँ वो चाप लेगा, वो सिस्टम हुआ करता था बिहार। यहाँ तो एक तरफा है, और इतना एक तरफा है कि ये आपने तो जोक अब कई बार सुन लिया होगा कि भाई माता पिता से मिलने का जो सर्वोत्तम स्तर, स्वर्गीय माता पिता से मिलने का सर्वोत्तम अवसर जो है वो चुनाव होता है। वो माता पिता आते हैं और आशीर्वाद देके तृणमूल को और चले जाते हैं। तो ये जो ASDD वाला जो खाना है, जिसको लोग कहते हैं कि ये तो खाली क्लीनिंग अप ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है, बंगाल में इट इज़ नॉट सिंपल क्लीनिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। जी। एक तो जो CPM ने जो सिस्टम बनाया उसको समझिए आप। 25,000 स्पोर्ट्स क्लब फंड करती है सरकार। कितने? 25,000। 25,000। And most of these sports clubs are just carom clubs. उनको एक जगह खाली उनको चाहिए, उनके पास एक जगह होनी चाहिए जिसमें वो एक कैरम बोर्ड रख लेते हैं, कुछ और छोटे मोटे कुछ कर लेते हैं, and they become sports clubs. Then they are funded by the government. 2026-27 में उनका 818.69 करोड़ का बजट था। तो सर ये क्यों किया जाता है? वो उनका काडर है, वो एक लोकेलिटी में बैठ के एक एक वोटर की मैपिंग करता है। उसको हर लोकेलिटी का पता है, जितना भी उसका एरिया दिया गया है उसमें उसको ये पता है कि कौन वोटर मरा हुआ है, कौन बाहर रहता है, किसके डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड है, किसका के एक एक का बिल्कुल कंप्लीट मैपिंग वो क्लब करता है। इस क्लब का मेन काम ये है। और फिर चुनाव वाले दिन वो तय करता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। जिनको नहीं देना होता उनको कह दिया जाता है कि आप वोट देने नहीं जाएंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके कहीं आसपास बम फेंक दिया जाता है या कोई और धमकी दे उनको रोक दिया जाता है, और उनके सबके वोट, और जो लोग एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं, उनके सबके वोट जो है वो बड़े मजे से डाले जाते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा जो इस प्रकार इस बार जो है वो एक तरह से बांग्लादेशी पूरे भारत से उनका एक्सोडस हो रहा है और जा रहे हैं वो। जी बिल्कुल। बंगाल में वोट देने,
पहले नहीं होता था, ज़रूरत ही नहीं थी, उनके वोट डल जाते थे, जी उनके वोट डल जाते थे। जी इस बार अभी तक 77 स्पेशल ट्रेन्स जो हैं, दिखाई दे रहा है सर वो, द वीडियोज आर सर्कुलेटिंग ऑल अराउंड। 77 ऑफिशियली रेलवेज ने कहा कि 77 तो स्पेशल ट्रेन्स हैं, जी और जो नॉर्मल ट्रेन्स हैं उनसे जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं। जी तो कई लाख लोग जिनके वोट इतनी आसानी से पड़ जाते थे, जिनको ये लोग सर्विस दिया करते थे जी कि भाई तुमको आने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे वोट हम डाल देंगे, जी अब उनको बेचारों आना पड़ रहा है कि देखिए ये SIR का कितना बड़ा एक, और आने के बाद तो अंदर वो, कितना बड़ा कष्ट लोगों को हो रहा है। और आने के बाद तो अंदर वो स्वयं कौन सा बटन दबाएंगे किसको क्या पता है। अच्छा, भाई बटन दबाने की भी बात आ जाती है, आप इस पे आ जाते हैं साहब। बटन दबाने में भी भाई लोगों ने बड़ा साइंटिफिक रिगिंग जिसको बोलते हैं ना, वो इतर वाला सर, इतर वाला वो गजब मामला है सर। आप ही बताएं दर्शकों को, क्योंकि मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है, मैंने एक वीडियो देखा था और वो इतना गजब था सर। उसमें वो व्यक्ति बता रहा था कि बेसिकली TMC का काडर क्या करता है कि अंदर उनका कोई ना कोई कार्यकर्ता जब कभी भी उसको जब भी वो वोट डालने का मौका मिलता है तो वो अंदर कमल के बटन पे इतर लगा देता है, और जब अंदर से लोग वोट डाल के वापस बाहर निकलते हैं तो उनकी उंगलियों का परीक्षण मतलब निरीक्षण उसको स्मेल करते हैं, और अगर उसमें इतर की खुशबू आती है तो मतलब BJP का बटन दबाया है, और फिर अकॉर्डिंगली पनिश किया जाता है। मतलब ये तो सर मतलब सारी मतलब नासा की साइंस को भी पिछाड़ने वाली बात है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि वो इतर जो है वो लगाया जाता है TMC के, जी तो अगर इतर की खुशबू नहीं आई अच्छा, तो गड़बड़ है। सो इट वर्क्स बोथ वेज। इट वर्क्स बोथ वेज। तो दूसरे ये भी है, कई जगह जो है वो EVM के सारे बटन जो है वो टेप कर दिए जाते हैं, खाली एक बटन खुला रहता है, आपके पास और कोई चॉइस नहीं। सर ये बंगाल का तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट क्योंकि आपने बीच में वो मैं तो SIR पे बात कर रहा ना कि SIR बंगाल में इतना इशू क्यों बना। हाँ नहीं ममता ने सर इतना issue क्यों बनाया? सर मैं इस पर वापस आ रहा हूँ 1 मिनट के लिए, लेकिन भूल जाऊंगा क्योंकि आपने अभी एक पॉइंट मेंशन करा, क्योंकि आपने आंध्रा तेलंगाना की बात करी और इससे पहले अपन डिलिमिटेशन की बात कर रहे थे, तो मुझे अचानक से याद आया कि कल जब सर ये सब हुआ ना, तो उसके परसों तो एक ट्वीट था सर चंद्रबाबू नायडू का, वो भी साउथ के ही स्टेट के हैं। उन्होंने इसको मिसिंग अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी तो बताया, लेकिन चलिए एक बार के लिए मान सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू तो साउथ के हैं, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने भी जो ट्वीट करा उससे पता चलता है सर कि मतलब ये तो एक मोदी को बस एक नैरेटिव वॉर में हराने के चक्कर में साउथ वालों ने कैसी बेवकूफ़ी कर दी है। साउथ वालों ने नहीं भाई, देखिए समझदार व्यक्ति बचे नहीं है ना उधर, समझदार लोग भी तो होने चाहिए। डाइनर्स है सर मोस्टली, तो सब सारे डाइनर्स। तो सर वही आप SIR की जो बात कर रहे थे, तो मैंने तो अभी शुरू ही किया था जी। SIR बहुत बड़ा टॉपिक। नहीं क्योंकि वो पॉइंट अचानक से याद आया ना सर, आपने आंध्रा तेलंगाना की तो बात की। ये जो ASDD वाले जो हैं, एब्सेंट शिफ्टेड डेड एंड डुप्लीकेट, ये वोट वहाँ डाले जाते थे, उनको पता रहता था एग्जैक्टली, और उसके अलग अलग एस्टीमेट हैं। जो मिनिमम से मिनिमम एस्टीमेट है वो ये कहता है कि जो ASDD है, यानी ASDD आपके निकाले गए 65 लाख लगभग, और ओवरऑल बाद में मिला गया, अब उसको 60 लाख आप मान लो, तो 60 लाख इज़ ऑलमोस्ट 8% और जी। तो ये 8% जो है ASDD ये डाले जाते हैं। इनमें से ये मानिए कि 8% अगर पूरे नहीं डाले जाते तो 4% तो डाले जाते। वहाँ की पोलिंग जो हो रही है 82.3%, ठीक है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि साहब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो बाहर हैं, कोई एविडेंस नहीं दिखती चुनाव के टाइम पे कि वो आ रहे हैं, और 82.3% पोलिंग हो जाती, कैसे? ऐसे ही तो होती है जी। अब वो सारा का सारा हो गया डिस्कनेक्ट, तभी आपको इतने लोग आते दिख रहे हैं जी। और आने दिखने के बाद भी ASDD का निकाल लीजिए तो कोई 4-5% जो है वो जो पैडिंग होती थी वो चली गई।
तो 4-5% वो तो साफ साफ निकल रहा है। मैं तो कंजर्वेटिव भी ले लो तो 4% तो ये सीधा हिट है, सीधा हिट है आपके टीएमसी को। और इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि ये 4% हिट होने के कारण इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार के पहुँचने की संभावना तो मुझे कम दिखती है। ये SIR का बाकी जगह उल्टा इम्पैक्ट हो रहा है, बाकी जगह तो आपने अगर रोल्स क्लीन कर दिए जी तो परसेंटेज बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर कम हो गया, बिल्कुल तो परसेंटेज बढ़ेगा। जी जैसा असम में हुआ, जी जैसा केरला में हुआ। जी, असम में तो खैर चेंज नहीं हुआ, बिहार फॉर दैट मैटर, जैसे बिहार में हुआ, जी। जैसे केरला में हुआ, जी दोनों जगह जो है आपका डिनोमिनेटर कम होने का इम्पैक्ट साफ दिख रहा है। जी लेकिन यहाँ पे मेरा ये मानना है कि ये 82.3 नहीं पहुँचेगा, सर, क्योंकि वो जो सारे के सारे एब्सेंट की पोलिंग हो ही रही थी ना, तो कैसे पहुँचेगा? सही बात है, सही बात। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर कि इस बार तो लोगों को एक्चुअली आके डालना पड़ेगा। पहले तो हो जाता था कार्यक्रम, मैनेज हो जाता था। ये एक इशू है, इसीलिए ममता जो है वो इतना फाइट कर रही थी। सर एक्चुअली आज जो फिर डायरेक्शंस आए हैं जो उन्होंने जो वेस्ट बंगाल के लिए जो डायरेक्शन जारी किए हैं, तमिलनाडु के लिए नहीं है वो। अभी तमिलनाडु में तो इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ के लिए जो वेस्ट बंगाल में डायरेक्शन जारी हुए हैं, नो वायलेंस, नो इंटिमिडेशन, नो इंड्यूसमेंट और नो छापा वोटिंग, नो बूथ जैमिंग, नो सोर्स जैमिंग। इसलिए डिटेल्ड में इंस्ट्रक्शंस हैं। 2,500 कंपनीज पड़ी हुई है, 2,500 कंपनी यार, व्हाट आर वी टॉकिंग। इस दुनिया में 95% देशों की ये इकोनॉमी हिलाने वाली बात है। जो सेनाएं हैं उनकी संख्या नहीं है 2.5 लाख। इतनी अर्धसैनिक आपकी पैरामिलिट्री जो है वो पड़ी हुई है वहाँ पे। मैं एक्चुअली इसी पॉइंट पे आ रहा था सर कि एक वो जो हमेशा एक वो जो लीप ऑफ फेथ वो बीजेपी के वोटर्स के लिए या पोटेंशियल वोटर्स के लिए जो बात होती रहती है ना, जो 2021 में हमने मतलब पोस्ट पोल वायलेंस जो देखा था, तो इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है सर ऑब्वियसली जो अभी आपने फरमाया कि जो सेंट्रल फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है। एक फैक्टर है सर कि एक वहाँ पे जो चुनाव आयोग की भी जो तैयारी बताई जा रही है कि जैसे एक एग्जांपल, एक बार आपसे ही मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो अपन राजस्थान की जो वहाँ पे कम्युनिटी है कैलकाटा में, उसके बारे में बात कर रहे थे कि पर्टिकुलर सेगमेंट में जहाँ करीब 40-45 लाख वोटर्स हैं राजस्थान के, और पिछली बार उनमें से 2-3 लाख लोगों ने वोट डाले थे। इस बार उनके जो जैसे कहते हैं ना सोसाइटी, उन सोसाइटीज़ में ही बूथ्स लगा दिए गए हैं, तो यू डोंट इवन हैव टू ट्रैवल द डिस्टेंस। वो जो खतरनाक रास्ता है वो आपको तय ही नहीं करना है, आपको तो वहीं पे वोट डाल देना है। और एक तीसरी बात और सर, तीसरी बात ये कि बीजेपी का जो काडर है शुभेंदु अधिकारी के लीडरशिप में, मैं समझता हूँ कि 5 साल तक उसने भी जो एफर्ट किया है ग्रास रूट पे, उसका भी कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ कॉन्फिडेंस इन चीज़ों के बैकग्राउंड में इंस्टॉल कर ही पाए होंगे कि भैया इस बार वोट डालोगे तो रिजल्ट मिलेगा। मैं एक एक करके चीज़ों को लेता हूँ। देखिए, एक तो जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग जो मेजर्स जो लिए हैं, तो आपने बताई ये फैक्टर तो है मोर सिंबॉलिक देन सब्सटेंटिव। कौन सा वाला सर? ये सोसाइटीज़ में, क्योंकि सोसाइटीज़ एट लार्ज नहीं है, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है ना, 500 फैमिलीज़ का क्राइटेरियन है जी। और 500 फैमिली क्राइटेरियन में बहुत ज़्यादा नहीं हुई। जैसे एग्जांपल दूँ आपको, मैंने पता किया जो साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपके 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जिसमें भवानीपुर भी है, भवानीपुर, रासबिहारी जी, बालीगंज और कलकत्ता पोर्ट जी। तो फिर कलकत्ता पोर्ट तो 70% इलाका मुसलमानों का है, उसमें तो कोई बड़ी सोसाइटी होने का प्रश्न ही नहीं होता। जो आपकी वहाँ तो सेटलमेंट है। बाकी
जो 3 कंस्टिट्यूंसीज हैं उसमें टोटल 3 बूथ ही सोसाइटीज़ के अंदर हैं। अच्छा। और ऑल ओवर वेस्ट बंगाल मुझे किसी ने फिगर दिया 33। तो कभी इतनी बड़ी सोसाइटीज़ और वो नहीं है। हालांकि ये लोगों ने भी कहा कि साहब कि उन्होंने अलाउ नहीं किया, लेकिन दैट इज़ नॉट अ फैक्टर, क्योंकि जो जहाँ भी रिकमेंड किया गया है वहाँ सब पे बूथ लगे और उनकी ओपिनियन जो है सोसाइटी वालों की जो डरे हुए थे उनकी ओपिनियन डजंट मैटर। लेकिन ये पहली बार है तो, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है? ये जो सोर्स जामिंग है जिसको कहते हैं ना, लोगों को बाहर नहीं आने देते, डर के मारे उनको डरा देते हैं और उनको टिपिकल जो होता था वहाँ कोलकाता में ख़ास तौर से कि सोसाइटी के बाहर गुंडे बैठ गए या फिर उनको लगा सवेरे एक बम मार दिया। बम तो वहाँ घर घर बनता है, बम मार दिया, डर गए लोग, नहीं आए। ऐसा एक भी केस होगा तो रीपोल होगा। ECI ने कहा है कि रीपोल लिबरली कराइए। जी। पहले रीपोल कराना जो है वो एफिशिएंसी या एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के विरुद्ध माना जाता था। अगर लिबरली एक भी व्यक्ति अगर रोका गया है तो करा दो रीपोल उस बूथ के क्षेत्राधिकार में, तो रीपोल होगा। तो इस चीज़ को लेके वो खतरे में, रीपोल होता है तो फिर सारी की सारी फोर्सेस के रीपोल तो कितने होंगे? तो सर फिर कुल मिला के बात तो यही हो गई, 85,000 बूथ हैं, रीपोल होंगे 500,000 होंगे, तो 500,000 में 85,000 की फोर्स है वो इसमें लग जाएगी, तो फिर बहुत फेयर हो जाएगा, और भी ज़्यादा फेयर हो जाएगा, दिक्कत और आ जाएगी, और सारे जितने भी हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ की है वो सारे पकड़ के बंद कर दिए जाएंगे। एक बात। दूसरी तरफ जो प्रोसीजर है क्यू में लगने का, वो भी, उसके भी इंस्ट्रक्शंस आ गए, आज ही इंस्ट्रक्शन निकाले जी दोबारा जी। वो ये है कि भाई यू कैन एंटर इनटू द, पहले तो क्या है कि यू कैन एंटर इनटू द प्रीमाइसेस ओनली थ्रू चेकिंग। प्रीमाइसेस में ही आपकी एंट्री नहीं है विदाउट चेकिंग। चेकिंग मतलब आप वैलिड आइडेंटिटी होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद फिर आपको जाना है कंपल्सरीली है। हम लोग तो यहाँ जाते हैं ना, हम कभी BLO के पास जाते हैं, नहीं जाते, जो वो सब असिस्टेंस बूथ लगा हुआ होता है उसके ऊपर कंपल्सरी है। जो आपका वोट असिस्टेंस बूथ है, वोटर असिस्टेंस बूथ, उस पर जाना कंपल्सरी है। फिर उसके बाद वो टिक करेगा तभी आप क्यू में जा सकते हैं सर। और ये पूरा प्रोसेस में सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई हैं अंदर, 100 मीटर की पेरीमीटर के अंदर सेंट्रल फोर्सेस है, बाहर पुलिस फोर्स है। प्लस एक सेंट्रल फोर्स का जवान जो है वो तैनात रहेगा बूथ के दरवाजे पर और वो सारी चीज़ें देखेगा, वो इधर उधर भी देखेगा। ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं ना, और उसमें ये भी होता है कि जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो आँखों से इशारे करके डराते हैं लोगों को, वो भी देखेगा। बिल्कुल। और उनको पूरी प्रॉपर सर्विस की अनुमति है, वो सर्विस हो भी रही है, आपने देखा होगा। बिल्कुल। वो उसका बड़ी दहशत है साहब कि किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं, बताइए। तो सर कुल मिला के बात तो यही है ना कि जो भी इस इलेक्शन को फेयर, सो कॉल्ड फ्री एंड फेयर कराने के लिए किया जा सकता है वो तो लगभग किया जा रहा है। एक पॉइंट और आपने वो सर, आपने शुभेंदु जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट फेज में जी शुभेंदु ने अपना एरिया तो पूरा सिक्योर कर लिया। जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोकसभा में भी जो पूर्वी मेदिनीपुर जिला है जिसमें तमलुक और खांती, ये 2 पार्लियामेंट्री सीट आती हैं, 16 सीटें हैं पूर्वी मेदिनीपुर ज़िले में, उसमें से 15 सीटों पर बीजेपी ने लीड किया था। लोकसभा में भी। अच्छा, असेंबली सेगमेंट्स में लीड किया। असेंबली सेगमेंट्स में। और
पश्चिमी मेदिनीपुर जो है, पश्चिमी मेदिनीपुर में कम में किया था। आज ही शुभेंदु का स्टेटमेंट आया है कि जो ओल्ड मिदनापुर जिला है, वो ओल्ड मिदनापुर जिला इज ईस्ट, वेस्ट एंड झारग्राम। झारग्राम 4 उसमें 35 सीटें, 16 ईस्ट में, 15 वेस्ट में और 4 झारग्राम में। जी। जंगल महल भी बोलते हैं इसको। अच्छा, यही है जंगल महल। हाँ हाँ। तो उसका कहना है 35 में 32 तो हमारी पक्की है। 35 में 32 तो पक्की है और बाकी 3 भी हम जीतेंगे, लेकिन वहाँ पे फाइट है। 3 बताई भी उसने। कौन सा कि साहब, एक तो खड़गपुर में 2 हैं, खड़गपुर सदर और खड़गपुर। खड़गपुर इज बेसिकली आउटर खड़गपुर रूरल। एक तो खड़गपुर रूरल, एक केशपुर और एक है शबांग करके, वो मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे, मतलब हेवी मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो कह कि ये तीनों भी हम निकालेंगे। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, जो लोग भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल स्वीप की स्थिति बनी हुई है। अच्छा सर, इसी में मतलब ये जो आप बता रहे हो, मतलब मैंने देखा नंदीग्राम, लेकिन शुभेंदु की जो मार है ना, हाँ, पूरे बंगाल में इतनी नहीं है। हाँ, वो यहाँ पे कोलकाता में और जैसे साउथ 24 परगना है, जी, पिछली बार 0 सीट्स थी बीजेपी की, जी, तो वो अभिषेक बनर्जी का इलाका, जी, वहाँ तो हम अभी भी बैठ के जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें लगता है भाई 4-5 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन यही वो पूरे बंगाल में जो नैरेटिव बनाने वाली बात है ना, शुभेंदु जी का या कुछ भी कहें, नंदीग्राम तो मोटा मोटी उनने पिछली बार ही जीत लिया था और सॉर्टेड ही है। अब जबकि ममता जी वहाँ पहुँच गई थी। सर, ये भवानीपुर में भी फाइट है क्या? कई लोग क्या, भवानीपुर में तो शुभेंदु आगे है, शुभेंदु इज अहेड इन भवानीपुर। ये सही बात है? हाँ सही बात है। ये तो सर अगर ये है तो इससे तो एक मतलब एक थोड़ा बहुत कोलकाता में कम से कम 4-5 सीटें जीतेंगे, जहाँ तक आज तक कभी खाता नहीं खुला है बीजेपी का। लोकसभा में भी किसी सेगमेंट में आज तक लीड नहीं मिली है। अच्छा, एक जो सर मीडिया में भी नैरेटिव चलता है ना, वहाँ पे एक थीम बेस्ड नैरेटिव बनाने की आदत होती है। तो कई लोग इसको इस तरह से करते हैं कि बंगाल की जो लड़ाई है वो 4 M's की है, कि ममता एंड मुस्लिम्स वर्सेस मोदी एंड महिला। तो इसके बारे में भी कुछ विचार हैं आपके? क्योंकि महिला तो सर मैडम खुद ही है ना। अच्छा, मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मैं तो केशपुर की बात की, हाँ, जहाँ पे 50% वोट लेके, हाँ, और 10% के ऊपर के मार्जिन से वहाँ पे एक लेडी हैं जो जीती थी टीएमसी की। आज का ही किस्सा है, क्योंकि इन्होंने वो अन्नपूर्णा भंडार वाला जो है वो फॉर्म भराने शुरू किए, तो वो इतनी विचलित हो गई कि वो जहाँ फॉर्म भरा रहे थे वहाँ पहुँच के दंगा करने लगी मैडम। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेजर इन्होंने लिया है, क्यों, पिछली बार एग्जैक्टली यही काम ममता दीदी ने किया था। जब सब लोग ये मान रहे थे कि भाई ममता दीदी, पिछली बार भी लोग कह रहे थे कि बहुत कांटे की लड़ाई है, तो ममता दीदी ने ये ट्रम्प कार्ड खेला था। उन्होंने अपना वो लक्ष्मी भंडार के इसी तरह से फॉर्म भरवाए थे। वही चीज़ उलट के इस बार दिक्कत हो रही है ममता दीदी को कि ये सारे काम जो थे वो प्रशांत किशोर बैठ के कर रहे थे, दिमाग उनका चल रहा था। हाँ, वो तो दिख ही गया ना सर खुद जिस तो वो अब इस बार जो है वो आईपैक तो छुट्टी में चला गया। हाँ, अपनी एम्प्लॉयज़ को भी छुट्टी पे, हालांकि इट इज़ मोर ऑफ अ कवर अप जी, अंदर तो कुछ जो करना है उनको वो करेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं वो, और काउंटर उनकी तरफ से हो नहीं पा रहे हैं। ममता दीदी ने अपना पूरा जो पॉलिटिकल जो होते हैं ना सारी के जिसको बोलते हैं आपके पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स उन्होंने आईपैक को आउटसोर्स कर दी थी। पॉलिटिशियन को खुद करनी पड़ती है, बिल्कुल, हाथ पैर खुद ही तोड़वाने पड़ते हैं। तो पॉलिटिक्स जो उन्होंने अपने लेजिस्लेटर्स या अपने एमपीज को लगाने की बजाय, उनको इसमें इन्वॉल्व करने की बजाय, उन्होंने सारी पॉलिटिक्स आईपैक को आउटसोर्स कर दी थी। जैसे भारतीय जनता पार्टी का पूरा काडर लगा हुआ है, उसके बाद भी वो
मैच नहीं कर पा रहा है तृणमूल के काडर को, लेकिन जो भी लगा हुआ है वो उनके दूसरे स्टेट्स के एमएलएज, एमपीज, पॉलिटिकल वर्कर्स, आरएसएस के लोग, ये लगे हुए हैं नीचे। ममता दीदी की तरफ से कौन लगा हुआ है? क्लब के वर्कर, कटमनी आई पैक वाले, सिंडिकेट वाले, ये सब लगे हुए हैं। और ये जो है वो ईसीआई की ओवरसाइट इतनी स्ट्रांग है कि ये जो है वो बुरी तरह से इस समय अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि साहब हमारा गला जो है वो चारों तरफ से दबा दिया गया। अच्छा सर, और इसमें ये टीएमसी का या ममता दीदी का जो रोल है, ये जो विमेंस आरक्षण बिल में भी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो खुद लगभग 35% महिलाओं को अन्य टिकट दे रखे हैं। 35%। बट मतलब तो वो तो मतलब 33% से वैसे ही ऊपर है, तो उनको तो कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए थी, उनको तो ये देना चाहिए था आगे बढ़ के। और कर सकती है ना, उनका मॉडल अलग है कि हमारा यूएसपी कोई और नहीं ले ले आने वाले समय में। उनका चुनाव लड़वाने का मॉडल अलग है ना सर। जो फेस होता है उसका कोई रोल नहीं होता। चुनाव जो है वो उनकी लोकल यूनिट लड़वाती है। लोकल यूनिट कौन सी होती है आपको पता है? जी। लोकल यूनिट का कंट्रोल कौन करता है? आईपैक करता है। एक पूरा एक पैरेलल सिस्टम बना दिया ममता दीदी ने। ये चुनाव लड़ाने का जो उनका चुनाव लड़ाने का जो स्ट्रक्चर है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। वो चुनाव लड़वाता है, ऊपर आईपैक बैठा दिया, वो आईपैक उनकी सारी गतिविधियों को, सारी गुंडागर्दी को, सब कुछ जो भी है वो सब वो कंट्रोल करता है। और सर महिलाएं तो और भी बहुत कुछ देखेंगी ना, मतलब वो ये भी तो देखेंगी कि आरजी कार के केस का क्या हुआ, जो अर्बन या डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में महिलाओं का वहाँ पे क्या हाल है, वो अर्बन विमेन का तो वो फैक्टर है ही है ना। देखिए नॉर्थ बंगाल तो पिछली बार भी 54 में से 30 सीटें बीजेपी ने जीती ही थी ना। तो सर मोटा जो इसका डिवीजन है वो ये है, 8 सीटें नॉर्थ बंगाल की हैं, 8 सीटें। पार्लियामेंट सीटें 42 है ना, तो उनमें से 8 सीटें नॉर्थ बंगाल की हैं। इन 8 में से 2019 में 7 और 2024 में 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक सीट मालदाह दक्षिण वो नहीं जीत सकती, कभी नहीं जीत सकती। और इस बार ये 8 सीटें जो ये दिस इज नॉर्थ बंगाल। ओके, फिर मैं जो डिवीज़न, मेरा जो डिवीज़न है, मैं फिर उसको डिवाइड करता हूँ ईस्ट ऑफ हुगली एंड वेस्ट ऑफ हुगली। दोनों में थोड़ा सा ओवरलैप हो सकता है, जैसे मुर्शिदाबाद में है। ईस्ट ऑफ हुगली 16 सीटें, ये बीजेपी का वीक एरिया है, ईस्ट ऑफ हुगली वाला। इसमें कोलकाता भी आता है, इसमें आपके नॉर्थ साउथ 24 परगना भी आता है, इसमें मुर्शिदाबाद भी आता है। हालांकि नदिया में लास्ट टाइम भी लीड किया था उन्होंने, इस बार भी अच्छी खासी लीड लेंगे नदिया। 18 सीटें आर वेस्ट ऑफ हुगली, और इन 18 सीटों में भी कुछ सीटें जो हैं वो जो हुगली के बराबर बराबर चलती हैं। आप ऊपर से शुरू करें, आप हुगली, श्री रामपुर, हावड़ा से लगती हुई आरामबाग, उलूबेरिया, ये जो सारी सीटें हैं, इनमें से आप देखिए कि हुगली 2019 में जीती थी बीजेपी। हावड़ा जीतने का कोई चांस नहीं, पिछली बार 0, पूरी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 0 सीट्स थी। फिर जो वो उधर वाला जो एरिया है आपका, जो 12-13 सीटें जो आपके बीरभूम, शांति निकेतन, फिर पूर्वी वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, उसमें आसनसोल की सीट है, दुर्गापुर वर्धमान की सीट है, इधर आपकी इसकी सीट है, पूर्वी वर्धमान की सीट है। फिर जो ट्राइबल एरियाज़ है, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, विष्णुपुर, आज विष्णुपुर में सभा थी जी मोदी जी की जी। और फिर आपके ये 4 सीटें इनकी हैं, सीधे सीधे मिदनापुर वालों की 4 सीटें, बल्कि
झारग्राम ट्राइबल है वैसे। तो ये 18 सीटें वेस्ट ऑफ हुगली, 16 सीटें ईस्ट ऑफ हुगली और 8 सीटें नॉर्थ बंगाल। ये मोटा मोटा इसका ये है। वह ये जो आपके ईस्ट ऑफ हुगली वाली जो सीट्स हैं, इसमें हमने कैलकुलेशन किया था, ग्रेटर कोलकाता जिसको बोलते हैं, ग्रेटर कोलकाता में नदिया और पूर्वी वर्धमान नहीं है। ग्रेटर कोलकाता मीन्स 109 सीट्स हैं उसमें हुगली हावड़ा ये दोनों वेस्ट ऑफ हुगली की सीट्स हैं। हुगली हावड़ा, कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ और नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना मिला के 64 सीटें हैं। जी जी। तो ये 109 सीटें हैं, इसमें से 109 सीटों में से 9 सीटें जीती थी। सही बात है। 9 सीट्स, 5 उत्तर में, उत्तर 24 में और 4 हुगली में, बाकी ब्लैंक। हावड़ा 0, कोलकाता नॉर्थ 0, कोलकाता साउथ 0, साउथ 24 परगना 0। दिस इज द क्रूशल एरिया। इस ग्रेटर कोलकाता में यदि बीजेपी 30 सीट ले आती है तो बीजेपी विल विन, नोबडी कैन स्टॉप इट। तो सर टू कंक्लूड बंगाल, देखिए सर मैं तो कई प्रबुद्ध जनों को सुनते रहता हूँ, लेकिन उन सभी प्रबुद्ध जनों में मैं ना 2 लोगों की अनुमान वाइज 2 लोगों का बहुत वैल्यू करता हूँ लाइफ में। एक तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते ही होंगे, प्रदीप सिंह जी, और उसके अलावा सर आप। तो मैं दोनों लोग पिछली बार बंगाल में गलत साबित हुए थे। बिल्कुल सही बात है सर। तो प्रदीप जी तो इस बार भी मैंने देखा है कि ही इज टेकिंग हिज नेक आउट। भाऊ भी, हाँ जो बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, ही इज द थर्ड पर्सन जिनकी बात को भाऊ भी गलत साबित हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसका हमने बाद में अब निचोड़ ये निकाला है कि हम गलत इसलिए साबित हुए कि हमने छापा वोटिंग का अकाउंट फॉर नहीं किया। तो सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि प्रदीप सिंह जी तो इस बार भी ही स्टिकिंग हिज नेक आउट, और इस बार वो कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। तो अब जेडी के सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि बिना घुमाए फिराए बताइए कि आपका क्या टेक है इस पे। देखिए, मैंने आपको पोलिंग के बाद आपको एक अवसर और देंगे, लेकिन ओपिनियन पोल आपका क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, पिछली बार नॉर्मली हम गलत नहीं होते। पिछली बार भी हमारे हिसाब से हमने लगभग सही ही किया था, लेकिन हमने छापा वोटिंग का बिल्कुल अकाउंट फॉर नहीं किया। हम उसी तरह से कैलकुलेट कर रहे थे जैसे दूसरे स्टेट्स में कैलकुलेट करते हैं। ये हमें इतनी समझ नहीं थी वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस की, दैट वी हैव टू एडमिट। Now we have that. Now we have the benefit of hindsight. Not only we, even election commission has that benefit only now. और उस पर एक्चुअली काम भी किया गया है, और काम एक चीज को एड्रेस किया गया। अरे काउंटिंग साहब, you will not believe this। जो हमें पता चला है कि साहब काउंटिंग में ईवीएम में कुछ भी आए, टेबुलेशन शीट में टीएमसी के वोट ज़्यादा होंगे और बीजेपी के कम होंगे। इस बार उस तक को एड्रेस कर दिया गया। अब हर ईवीएम की रिजल्ट की वीडियोग्राफी होगी, वो पिछली बार वाला नहीं रहेगा। और ये जो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, आपके सीसीटीवी, ये सब स्टेट के बाहर की एजेंसीज होती है। अभी पिछली बार सीसीटीवी कैमरास 30% बूथ्स की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। सर आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे या नहीं देंगे? नहीं, वो तो हमने किया है ना, हमने फर्स्ट फेज का कर लिया। सर सीधा बताइए ना, मैं बता रहा हूं बीजेपी सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी? देखिए, सेकंड फेज का जो है वो सर ये गलत, सुन लीजिए मेरे। ये 102 हमने प्रेडिक्ट किया है आउट ऑफ 152 इन फेज 1। वी विल असेस आफ्टर 23rd। 102 अगर ये है, सर आप अवसर देंगे ना, हम दोबारा देंगे, लेकिन अभी एक ओपिनियन पोल तो दीजिए, एग्जिट पोल का भी अवसर देंगे आपको, ऐसी बात थोड़ी है। मैं तो आपको कारण सही बता रहा हूँ ना कि 102, इफ दिस इज 102, इवन इफ इट इज 90,
बीजेपी इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। मतलब आप बीजेपी की 400 पार वाली गलती नहीं करना चाहते, अभी आप कहना नहीं चाहते। हमने तब भी नहीं कहा था, तब भी हम कह रहे थे कि ये 400 पार की बात बेवकूफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर भी मतलब एटलीस्ट आप ये तो मानोगे कि देर इज़ अ फेयर चांस एंड बीजेपी इज इन अ मतलब नेक टू नेक फाइट। देखिए, राइट नाउ आई विल से, नाउ दिस इज टुडे, इट इज एन इलेक्शन फॉर बीजेपी टू लूज। दे आर अहेड राइट नाउ। मतलब बीजेपी लेकिन सबको यही डर है वहाँ पे कि भैया ये ममता जी आखिरी दिन क्या करेंगी। नहीं, और सर एक मुझे तो कहीं ना थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि 2024 के मतलब चुनावों का जो एक इम्पैक्ट था ना, मतलब ऑनेस्टली जैसे जब दिल्ली में भी जब इलेक्शन हो रहे थे ना, या हरियाणा में फॉर दैट मैटर, खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि बीजेपी इसको मतलब अपनी नैया पार लगा लेगी। दिख तो रहा था कि बीजेपी इज डूइंग वेल एंड दिस इज एन इलेक्शन टू टेक, लेकिन फिर भी दैट इज वी हैव सीन नंबर ऑफ टाइम्स हरियाणा इलेक्शन फॉर दैट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा इलेक्शन तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। मैं ये तो कांग्रेस ही जीतेगी, इसमें क्या है। मेरे ख्याल से मैंने हरियाणा इलेक्शन एनालाइज तक नहीं किया, इसमें क्या है एनालाइज कर। इसमें तो सर जो पोलस्टर्स की हालत हुई थी ना, एक दो ने तो 24 का इलेक्शन देख के बोल दिया था कि 20 नहीं आने वाले बीजेपी के। तो सर अंत में वैसे तो मतलब मेरी ऐसी कोई मंशा थी नहीं, लेकिन इस मंशा के साथ मैं नहीं आया था, लेकिन आपने खुद ही जब इनविटेशन दे दिया कि घेर सको तो घेर लो, तो फिर मैं आपकी बात का अनादर कैसे कर सकता हूँ। तो हमारे प्रिय दर्शकों का एक जो आरोप लगता है आपके ऊपर कि राजस्थान के गढ़ में बैठ के आप राजस्थान के बारे में ज़्यादा बात करते नहीं, तो एक पर्सनल मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस था सर। अभी हाल में मुझे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भेंट करने का अवसर मिला, तो मेरा तो काफ़ी इम्प्रेशन चेंज हुआ सर। जो मतलब पिछले 2 साल में जो बन रहा था, तो मुझे ऐसा मतलब एक प्रैक्टिकल बात बोलूँ तो मुझे लगा कि वो चीज़ों को समझने लगे हैं, वो अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, और जो वो कर सकते हैं वो करेंगे जो उनकी क्षमता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार 2028 में वो जो रोटी पलट जाने वाली कहानी है वो कांग्रेस चेंज करने वाली है। कांग्रेस राजस्थान को भाजपा को कांग्रेस मतलब राजस्थान में भाजपा को 2028 में रिपीट कराने वाली है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार से ये शायद 2-3 दिन पहले ही हमारी इसके ऊपर बात हुई है। इसीलिए मैंने सोचा सर जब आपने कह ही दिया कि घेर लो तो ऐसी इनविटेशन तो भाई देखिए, अशोक गहलोत जी की आजकल एंट्री जो है वो 10 जनपद में बंद है। सर ये खबर है मार्केट में कि सर मैं आपको बताऊं, मतलब मैंने तो सुना है कि लगभग 1.5 वर्ष हो गए गांधी परिवार का कोई सदस्य उनसे मिला नहीं है फॉर गुड रीजंस। तो उनकी एंट्री बंद है। लेकिन आपको पता है कि वो हर बार कुछ न कुछ, आप ये देखिए कि आपका जो पिछला चुनाव था जिसमें वो मुख्यमंत्री बने थे, यानी 2018 वाला, उसमें भी आखिरी तो 1 वर्ष में ही एक्टिव 2018 में भी आपने देखा होगा कि सचिन पायलट जी अध्यक्ष थे, और जिस तरह से वो काम कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने चुन चुन के अशोक गहलोत के सपोर्टर्स को किनारे लगाया जी। तो अभी 1.5 वर्ष ही हुआ है, 3.5 वर्ष बाकी है। तो उस समय भी आप 2 हो गए ना सर, लगभग 2.5 हो गए सर। 2023 के अंत में सरकार बनी थी ना सर। हाँ, 2.5 हो गए। तो इस समय हम बैठे हैं 2026 में जी, अप्रैल 2026। आधा कार्यकाल हो गया है। अशोक गहलोत जी का समय आ रहा है निकट। अप्रैल 2016 में सर यदि आप पूछते बिल्कुल, तो यही सभी लोग यही कहते हैं कि साहब गहलोत जी का कोई चांस सीन में ही नहीं है, सीन में ही नहीं। तो गुजरात में काम करने जा रहे हैं। लेकिन उस समय उनको जो है वो काम Access. दे दिया गया था, सेंट्रल लेवल पे उनको काम दिया हुआ था, वो काम कर रहे थे, संपर्क में थे, सेंट्रल लेवल पे आउट नहीं थे। आज की डेट में तो वो सेंट्रल लेवल पे भी आउट है। वैसा कई लोग बताते हैं सर कि उस समय ये जो सेंट्रल लेवल पे भी जो
एक्सेस टू द दरबार जो अहमद पटेल जी का इनके जो संबंध थे काफ़ी बड़ा रोल था, अब ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट देयर, तो वो नहीं है। प्लस उन्होंने तो खुद ही अपना विश्वास खोया है ना, जी विश्वास खोया है। सर। दरबार में कभी लेकिन थोड़ी बर्दाश्त हो सकता है जो मैं पिछली बार राइट हिम ऑफ। पिछली बार क्या किया था उन्होंने, उनका नंबर तो नहीं था मुख्यमंत्री में, लेकिन उन्होंने अपने पैसे खर्च करके रेबल कैंडिडेट्स खड़े किए, 12-13 को जिताया, सरकार को 99 पे रोका, मतलब पार्टी को 99 पे रोका। 100वां कैंडिडेट सुभाष गर्ग उनका स्वयं का था। माना जा सकता है कि भाई तो और उसको करके और वहाँ पे उनकी प्रियंका गांधी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेट कर रखा था। आज की डेट में तो प्रियंका गांधी भी उनसे दूर है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत जी अब चांस है उनका। अब वृद्ध भी बहुत हो गए हैं तो भी, तो लेकिन जिता नहीं सकते तो हरा तो सकते हैं सर। मैं उसी पर आया। लेकिन क्या वो सचिन पायलट को बनने देंगे? मुझे नहीं लगता कि वो सचिन पायलट को भी बनने देंगे। तो ये दो लोग जब आउट हो गए तो फिर क्या होगा? तो फिर या तो आप टीकाराम जूली के नेतृत्व में चुनाव लड़ोगे, और या फिर आप डोटासरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ोगे। हरीश चौधरी को मत भूलिए सर। हरीश चौधरी भी मतलब सबके नेतृत्व में चुनाव लड़के देख लीजिए। ये भी इस बार एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है सर। 5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कांग्रेस में। फिर तो भजनलाल जी की लॉटरी खुल गई। ये तो केरला वाली स्थिति हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। केरला में यही होता था ना कि केरला में भाई रोटी पलटती थी हर बार सर। मेरे लेकिन फिर तीन दावेदार हो गई और सबने एक दूसरे को ठिकाने लगाया। बिल्कुल। और रोटी नहीं पलटी। इस बार भी अभी झगड़ा यही चल रहा है। बिल्कुल भाई चल रहा है सर। तो इसलिए हो सकता है कि भजनलाल जी जो है बाई डिफ़ॉल्ट बच जाए। मैं यही तो कह रहा हूँ सर। मेरे अनुमान में तो इस बार कांग्रेस रिपीट कराएगी भजनलाल जी को। जिस तरह से भजनलाल जी भाग्य के बहुत धनी हैं सर। मतलब एक तो पहली बार एमएलए बन के मुख्यमंत्री बन जाना इतने बड़े स्टेट का, और उसके बाद आपकी ऑपोजिशन पार्टी और भी है भजनलाल जी की, ये है कि भाई उनकी आलोचना ये होती है कि भाई सरकार बहुत ढीली है। मेन आलोचना यही है। बाकी कोई ऐसा कोई विशेष आरोप जो है वो नहीं है कि सरकार बहुत ढीली है। और सर उसमें भी मुझे एक्चुअली लगता है कि सरकार ढीली से ज़्यादा ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार के परसेप्शन क्रिएटर्स हैं ना वो ढीले हैं। मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं सर। यहाँ पे कई बार क्या होता है, एक भाई बीजेपी से सर, बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपेक्षा होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम होगा। तो अब नेगेटिव न्यूज़ में तो 1 मिनट लगता है सर। 2 जगह सड़कें टूटी पड़ी हों, उसका वीडियो चला दो तो परसेप्शन ये बन जाता है और राजधानी में सड़कें टूटी पड़ी हैं। लेकिन आज की डेट में सर जयपुर में ही आप डेटा देखेंगे तो करीब 12 से 14 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माणाधीन है। अब इसको तो आप बम्बार्ड करो कम से कम सोशल मीडिया और मीडिया पे कि आप मोदी जी का देखो सर, सुबह शाम वो स्काई शॉट्स और ड्रोन से कि इंडिया में ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये विकास की यात्रा, ये सब यहाँ भी तो होना चाहिए ना सर। तो मुझे लगता है इट्स मोर अबाउट परसेप्शन। आप क्या मोदी जी का जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत अच्छा मान रहे हो? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान प्रॉब्लम्स है उनका, जो पूरा जो आईटी सेल और जो उनकी आईबी मिनिस्ट्री, उसकी यदि आप कार्य देखें तो उससे बहुत अच्छा कार्य जो उनके सपोर्टर्स है वो करते हैं, उनको वो प्रमोट भी नहीं करते और उनको नाराज और करते हैं। हाँ, ये तो सर अब मतलब बड़ा खतरनाक ये स्थिति राजस्थान में भी है। खैर, मैं ये कह रहा था कि भाई लो प्रोफाइल रहने का लाभ भी होता है। जो एंटी इनकम्बेंसी मोहनलाल यादव के विरुद्ध डेवलप हो रही है एमपी में, उनके उखाड़ पछाड़ और नक्शेबाजी की वजह से, वो यहाँ नहीं है। और सर इसमें एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, जो आपने ये बात कही ना कि इसमें मतलब क्योंकि ये संगठन के भी व्यक्ति हैं, एक तो कि एटलीस्ट कार्यकर्ता लेवल पे बाय फेस लोग इनको जानते हैं, इनके व्यक्तिगत संबंध भी रहे होंगे। प्लस क्या है कि जो दूसरे सो कॉल्ड राजस्थान के बड़े बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के, इनको इनसे कभी व्यक्तिगत कंपटीशन नहीं रहा।
तो वो भी इनके लिए ना मतलब वो इस तरह से मतलब इनको डीथ्रोन करने में कम से कम नहीं लगे रहते, जिस तरह से अपन अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डोटासरा, जूली। तो यहाँ पे ये है कि भाई ये मोदी का हाथ है और ठीक है, ये व्यक्ति इसके बारे में मतलब यहाँ पे बीजेपी कम से कम अंदरूनी इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। तो ये भी सर अपने आप में एक एडवांटेज तो हो ही जाता है भजन लाल जी के लिए। हाँ, वो देखिए लो प्रोफाइल के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर ये बहुत कंपेटिटिव एनवायरनमेंट हो और ऊपर से सपोर्ट हो तो लो प्रोफाइल फिर एडवांटेज हो जाती है। बिल्कुल। और सामने तो जो है वो है ही, आप देखिए ना, सारे हाई प्रोफाइल हैं। चलिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि जेडी के दर्शक मुझे आज धन्यवाद देंगे कि मैंने एक ऐसी शुरुआत कर दी है जिसके ज़बरदस्त रेपरकशंस हो सकते हैं फ्यूचर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आमंत्रित करने के लिए और ये अवसर देने के लिए कि आपसे इतनी मज़ेदार बातें होती हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर।